Yes, ma'am. Okay. So we completed this chapter yesterday. If you have any problem regarding any topic, you can ask me. कल हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अभी पूछ सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अब हम टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. Industrial Revolution. Meaning and background. The term Industrial Revolution was used by European scholars George Michelet in France and Frederick Engels in Germany. हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये टर्म सबसे पहले किसने यूज़ करी थी? यूरोपियन स्कॉलर्स ने. ठीक है, जॉर्ज मिशलेट फ्रांस में और फ्रेडरिक एंगल्स इन जर्मनी. It refers to the great change in the field of industries when the production of goods by hand in the houses were replaced with the help of machines and factories. अब ये बताने के लिए यूज़ करा गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि लोग बाग जो पहले हाथों से काम किया करते थे वो अब क्या किस चीज़ ने उसको रिप्लेस कर दिया था? जो मशीन्स थी उस काम को मशीन्स कर रही थी अब, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया था और इससे बहुत बड़ा चेंज आया था. The transformation of industry and the economy in Britain between 1780s and 1850 is called the first industrial revolution. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था, ये जो बदलाव आया था इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में ब्रिटेन की 1780 से 1850 के दौरान आया था और इसको पहला बोला गया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. It was used for the first time in English by the philosopher and economist Arnold Toynbee. ठीक है, सबसे पहले यहाँ इंग्लिश के जो लोग थे उन्होंने क्या उनमें से किसने यूज़ किया था इसको? एक अर्नोल्ड करके व्यक्ति थे जो फिलोसोफर भी रहे हैं और इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं. उन्होंने to describe the changes that occurred in British industrial development between 1760 and 1820. इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था जो ब्रिटिश के अंदर इतने बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे थे उसको बताने के लिए. और किस पीरियड के अंदर आ रहे थे ये? 1760 और 1820. These dates coincided with those of the reign of George III. और ये सारी डेट्स जो हैं ये किससे मैच कर रही थी? किसके साथ में मैच कर रही थी? उस समय किसका दौर था? जॉर्ज थर्ड का. ठीक है, उनका पीरियड चल रहा था. It revolutionized the techniques and organization of production in the later half of the 18th century. ये टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो और बेटर हो रहा था 18th सेंचुरी के हाफ में, यानी इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. अब कॉजेस क्या रहे थे? There was remarkable economic growth from 1780s to 1820 in the cotton and iron industries, in coal mining, and in the building of roads and canals, and in foreign trade. हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिकली वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, बिल्डिंग रोड्स, कैनल्स और जो दूसरे देशों से व्यापार था, फॉरेन ट्रेड, उसमें बहुत बढ़ावा आया था, बहुत इंक्रीमेंट आया था, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई थी क्योंकि कैनल्स और रोड्स बनने लगे थे तो रोडवेज भी यूज़ हो रहे थे. कैनल्स वाटरवेज की तरह यूज़ हो रहा था सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि वो सस्ता पड़ता था. ठीक है. पॉलिटिकली देखा जाए तो द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स अकर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1760 between 1760 and 1820. These dates coincided with those of Ryan III. ये हमने ऊपर पढ़ा. ये पॉलिटिकली यहाँ पे जॉर्ज जो थर्ड थे उनका शासनकाल से ये बिल्कुल मैच कर रहा था. ठीक है, उस समय उनका शासनकाल चल रहा था इस दौरान 1760 से 1820 के बीच में. तो वहाँ पर भी काफ़ी पॉलिटिकली भी देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आए थे. देन वाई ब्रिटेन को ही क्यों बोला जाता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले आया है? It had been politically stable since the 17th century with England, Wales and Scotland unified under a monarchy. This meant that the kingdom had common laws, single currency and a market that was not fragmented by local authorities. जैसा हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिश था उस समय, पॉलिटिकली काफ़ी स्टेबल था क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है उनमें सब में मोनार्की चल रही थी, यानी कि वन किंग रूल चल रहा था.
और वहाँ पर कॉमन कानून थे, कॉमन करेंसी थी, और मार्केट जो है वो लोकल अथॉरिटीज़ के कारण ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, सबका टैक्स एक बार ही कटता था, अलग अलग जगह पर टैक्स नहीं कटता था, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अच्छे से फला फूला। Besides, England had great domestic and international market under its control, which helped in the growth of industrial revolution. और इसके अलावा इंग्लैंड जो है वहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अच्छे से कंट्रोल में था, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छे से ग्रो किया। फिर है टाउन्स, फाइनेंस, कोल एंड आयरन। अब अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, जो टाउन्स थे, फ्रॉम द 18th सेंचुरी मैनी टाउन्स इन यूरोप वर ग्रोइंग इन एरिया एंड पॉपुलेशन। टाउन्स जो है वो बढ़ रहे थे, 18th सेंचुरी के एंड से ही वहाँ पर काफ़ी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और टाउन्स का साइज़ जो है वो भी बढ़ रहा था। पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सिटीज़ डबल्ड बिटवीन 1718 एंड 1800। हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन उनकी कुछ यूरोपियन सिटीज़ की बढ़ गई थी, डबल हो गई थी 1750 से 1800 के बीच में। Largest of them was London, which served as the hub of country's market, with the next largest ones located close to it. London had also acquired a global significance. अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लंदन की बढ़ी थी। लंदन के अंदर लंदन को माना जाता था कंट्री का मार्केट हब, यहाँ पर अधिकतर सभी तरह के मार्केट थे और इसको ग्लोबली भी जाना पहचाना जा रहा था, और बाकी जो सिटीज़ थी उसके आसपास थी। फिनेंस, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज फाउंडेड इन 1694, और पहला बैंक जो था इंग्लैंड का वो पाया गया था, मतलब स्टैब्लिश हुआ था 1694 के अंदर। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस दौरान काफ़ी सारे बैंक खुलने लगे थे इंग्लैंड के अंदर, हर सिटी के अंदर अपने अलग अलग बैंक थे, कई 100 बैंक जो हैं वो खुल चुके थे। कोल एंड आयरन ओर वर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। कोल और आयरन जो है वो कच्चा माल था, सबसे इम्पोर्टेंट कच्चा माल के इसमें था। अब्राहम डार्बी इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस इन 1709। वर्ल्ड्स फर्स्ट आयरन ब्रिज वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब्राहम डार्बी ने इन्वेंट किया था ब्लास्ट फर्नेस, भट्टी जो उन्होंने करी थी, तैयार वो करी थी 1709 में, और पहला आयरन ब्रिज बनाया गया था इसी कारण, इसी पीरियड के अंदर। फिर एग्रीकल्चरल बेसिस पे देखा जाए तो क्या रेवोल्यूशन आया था। 18th सेंचुरी इंग्लैंड हैड बीन थ्रू अ मेजर इकोनॉमिक चेंज, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे इंग्लैंड के अंदर। लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, बाद में उसको एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के तौर पे भी डिस्क्राइब किया गया, बताया गया। This was the process by which bigger landlords had bought up small farms near their own properties and enclosed the village common lands. The agricultural revolution laid down the foundation of industrial revolution. अब क्या हुआ था, ये वो प्रोसेस था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वो प्रोसेस था जिसके अंदर बड़े ज़मींदारों ने छोटी छोटी जो दूसरों की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी उनको ख़रीद लिया था, और जो गांव के आसपास का एरिया होता था उसको भी ख़रीद लिया था और अपने अंदर मिला लिया था। इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोला गया है। क्यों? इसके बाद में क्या हुआ था, क्योंकि जब उनकी ज़मीन खरीद ली गई, उनके पास में कोई जगह नहीं बची खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो लोग टाउन की तरफ मूव कर गए, जो पीजेंट लोग थे, जो गरीब फार्मर्स थे वो सब, और उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है माना गया है। फिर है जोग्राफिकल बेसिस पे। इन द 17th सेंचुरी वेल्स एंड स्कॉटलैंड वर यूनिफाइड, वेल्स और स्कॉटलैंड जो है जुड़ गए थे, एंड लंदन वॉज द लार्जेस्ट सिटी एज वेल एज अ सिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और लंदन सबसे बड़ी सिटी थी और वो ग्लोबल ट्रेड के लिए भी जानी जाती थी। इंग्लैंड हैड अ नंबर ऑफ कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इंग्लैंड की कई सारी कॉलोनीज थी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अंदर। दीज हेल्प इन ऑब्टेनिंग द मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्री, और इन्हीं सारी जो कॉलोनीज बनाई थी इन लोगों ने, वहीं से इनको कच्चा माल मिलता था, और बेसिकली इनको इंडिया से जो है ज़्यादा कॉटन के उसमें देखा जाए तो माल कच्चा यहाँ से मिलता था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे। By the 18th century, the center of global trade had shifted from Mediterranean ports of Italy and France to Atlantic ports of Holland and Britain. जो पहले के ट्रेड सेंटर्स थे, ठीक है, मेडिटेरियन पोर्ट्स थे इटली और फ्रांस के, वो अब शिफ्ट होकर के कहाँ हो गए थे, हॉलैंड और ब्रिटेन। ये तो हो गया जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव इफेक्ट्स, द वनस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री also helped in the emergence of industrial revolution. अब onset of textile industry,
और अब क्या हुआ था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूम पे थी, बहुत ही अच्छा उसकी ग्रोथ हो रही थी, उसका बहुत बड़ा रोल हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। देन पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर आ रहा है ये सब। देन फिर उसके बाद में इन्वेंशन ऑफ मशीन्स इन कॉटन इंडस्ट्री, इन्वेंशन हुआ है, कई सारी मशीन्स उन्होंने बनाई थी। फ्लाइंग शटल लूम बनाया था जॉन के ने 1733 के अंदर, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए थे। फिर स्पिनिंग जेनी, द वाटर फ्रेम, द म्यूल, द पावर लूम, ये सारे इन्वेंशंस हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जब ये चीज़ें बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिर आई थी हमारी रेलवेज और कैनल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड कैनल्स। रेलवेज टुक द इंडस्ट्रियलाइजेशन टू द सेकेंड स्टेज, रेलवेज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को दूसरी स्टेज पे लेके गई। थॉमस सेवरी बिल्ट अ मॉडल स्टीम इंजन, द माइनर्स फ्रेंड, इन 1698। हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया था क्योंकि उसका उस समय स्टीम का भी यूज़ होने लगा था, ठीक है। तो उस इंजन का नाम इन्होंने रखा था माइनर्स फ्रेंड, ये माइनिंग के अंदर काम में आता था। Another steam engine was built by Thomas Newcomen in 1712. दूसरा steam engine बनाया Thomas Newcomen ने 1712 के अंदर। The steam engine had been used only in coal mines until James Watt developed a perfect steam engine in 1769 and established the Soho Foundry in Birmingham. अब क्या हुआ, सब लोग अपने अपने इन्वेंशन कर रहे थे। पहला स्टीम इंजन बनाया माइनर्स फ्रेंड के नाम से थॉमस सेवरी ने, दूसरा बनाया थॉमस न्यू कॉमन ने, फिर तीसरा बनाया जेम्स वॉट ने, जो बिल्कुल परफेक्ट स्टीम इंजन था। और उसको स्टैब्लिश किया गया सोहो फाउंड्री के अंदर, जो कि बर्मिंघम में थी। James Brindley built the first English canal in 1761। जेम्स ब्रिंडली ने सबसे पहले इंग्लिश कैनल बनाई थी 1761 के अंदर, और उसको कैनल मेनिया के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें इन लोगों ने कई सारी कैनल्स बनाना शुरू कर दिया था। आर्टिफिशियल कैनल्स थी, क्यों? क्योंकि इनको ट्रेड करवाना था, व्यापार बढ़ाना था, और उसके लिए इनको वाटरवेज जो है वो सस्ता पड़ रहा था उस समय, इसलिए इन्होंने कई सारी कैनल्स बनाना शुरू करा था, और उस पीरियड को बोला जाता था कैनल मेनिया। द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टीफनसन्स रॉकेट अपीयर्ड इन 1814। पहला स्टीम लोकोमोटिव जो है, स्टीम इंजन जो है वो लोकोमोटिव जो है वो स्टीफनसन रॉकेट ने बनाया था, जो 1814 के दौरान था। रिचर्ड Trevithick devised an engine, the Puffing Devil, in 1801 and a locomotive, the Blucher, in 1814। अब ये इनके इन्वेंशंस हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं अपने इन्वेंशंस को। द फर्स्ट रेलवे लाइन ran between Stockton and Darlington। पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? स्टॉकटन से डार्लिंगटन। The Little Railway Mania prevailed from 1833 to 1837 and the Bigger Mania from 1844 to 1847। अब इन्होंने हर चीज़ को क्या नाम दिया है, जैसे इन्होंने नाम दिया कैनल मेनिया, वैसे इन्होंने रेलवे मेनिया भी नाम दिया है। एक तो लिटिल रेलवे मेनिया और एक बिगर मेनिया। लिटिल जो है वो 1833 से 37 तक, यानी कि 4 साल चला, और बिगर मेनिया जो है वो 1844 से 1847 तक, यानी कि 3 साल चला, ठीक है। उस दौरान इन्होंने कई सारी लाइंस जो है बिछाई, रेलवे लाइंस एक जगह से दूसरी जगह बिछाई, और सब नेटवर्क को कनेक्ट किया। Advantages and disadvantages. In the 1830s, the use of canals revealed several problems। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस भी थे। उसमें था कि कैसे 1830 के दौरान में ये जो कैनल्स का यूज़ कर रहे थे उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। द कंजेशन ऑफ वेसल्स मेड मूवमेंट स्लो ऑन सर्टेन स्ट्रेचेस ऑफ कैनल एंड फ्रॉस्ट, फ्लड और ड्रॉट लिमिटेड द टाइम ऑफ देयर यूज़। अब क्या हुआ था, एक वेसल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो वो कई बार रुक जाते थे, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता था, ठीक है। और कई बार बर्फ़ जम जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, या फिर सूखा पड़ जाता था, तो उससे भी बहुत दिक्कतें होती थी। द रेलवेज नाउ अपीयर्ड एज अ कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव। और रेलवे जो है वो इसका एक अच्छा सब्सटीट्यूट की तरह निकल के आई। कैनल वाटरवेज जो थे उसका सब्सटीट्यूट रेलवेज निकला। About 6,000 miles of railway was opened in Britain between 1830 and 1850। 6,000 miles of railway इन्होंने बिछा दी थी 1830 से 1850 के दौरान। मोस्ट ऑफ इट इन टू शॉर्ट बस्ट, और जो अधिकतर इनमें से थी वो छोटे समय में ही इन्होंने काफ़ी शॉर्ट टाइम में बिछा दी थी।
During the Little Railway Mania of 1833 and 37, 1400 miles of line was built. अब जो लिटिल रेलवे मीनिया हुआ था उसके दौरान में इन्होंने 1400 माइल्स जो है बिछा दिए थे, और बिगर मीनिया में इन्होंने 9500 माइल्स जो है वो सेंक्शन कर दिए थे। लाइफ कैसे चेंज हुई अब लोगों की? Profits. Some rich individuals who took risk and invested money in industry in the hope that profits could be made and that their money would multiply. In most cases, this money capital did multiply. अब कई सारे लोग जो रिच लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने रिस्क उठाई और उन्होंने इस तरह के इन्वेंशंस में पैसा इन्वेस्ट किया कि उनका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दुगना होगा, तिगना होगा, और कई केसेस में वो हुआ भी। Wealth in the forms of good, income, services, knowledge, productive efficiency did increase dramatically. अब जो wealth थी वो goods के मैटर में देखा जाए, income के मैटर में, services या knowledge या productive efficiency के मैटर में, सब में ही अलग ही dramatically तरीके से बड़ी, काफ़ी increase हुई। Huge population. The number of cities in England with a population of over 50,000 grew from 2 in 1750 to 29 in 1850. अब क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन थी इंग्लैंड की 50,000 से बढ़कर के आगे 1850 तक, मतलब 1750 से 1850 के दौरान 2 से वो 29 हो गई थी, यानी कि बढ़ गई थी, डबल से भी ज़्यादा हो गई थी। This pace of growth was not matched with the provision of adequate housing, sanitation और clean water for the rapidly growing urban population. अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी ज़्यादा जो है इनको दिक्कतें हो रही थी जगह की, ठीक है, सैनिटेशन की, साफ पानी की, वो सब रिसोर्सेज जो है इनको कम पड़ने लगे थे। नेगेटिव इफेक्ट्स, अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। कंडीशन ऑफ वर्कर्स, देयर वाज एट द सेम टाइम अ मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट। उसी समय में एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ में बहुत बड़ी नेगेटिव इफेक्ट भी सामने आया था, जिसमें इंसानी जान जो है वो इम्पोर्टेंट हो, उससे काफ़ी लॉस हुआ था, यानी काफ़ी लोग मरे भी थे। This was evident in broken families, new addresses, degraded cities, appalling working condition in factories. अब ये इसका सबूत क्या है? कई फैमिलीज टूट गई थी, कईयों के एड्रेस बदल गए थे, कई सिटीज़ जो हैं वो ख़राब हो गई थी, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी थी। The condition of workers were quite miserable. They became victims of restlessness, epidemics and diseases. Working condition जो थी वो बहुत ख़राब थी, तो workers की condition भी ख़राब हो गई, ठीक है, और उनको क्या बीमारियां हो गई, वो किस चीज़ से पीड़ित हो गए, कई महामारी फैल गई, कई बीमारियां उनको लग गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीने लग गए, ठीक है, ये सारी दिक्कतें उनको हुई थी। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री, अब मेन के साथ में विमेन और चिल्ड्रन जो है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उनके साथ भी बहुत दिक्कतें हुई थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द वे दैट चिल्ड्रन एंड विमेन वर्क। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो समय है जिसके अंदर वो ऐसे चेंजेस आए जहाँ पर बच्चे और औरतें भी काम कर रहे थे। द अर्निंग्स ऑफ women एंड चिल्ड्रन वर नेसेसरी टू सप्लीमेंट मेन्स mere wages. Factory managers considered child labor to be important training for the future factory work. अब क्या हुआ था, इस दौरान जब बच्चे और औरतों को काम करवाया जा रहा था तो उनका काम करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आदमी जो थे उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो घर चला पाए, इसलिए औरतों और बच्चों को भी काम करना पड़ रहा था। और जो फैक्ट्री मैनेजर्स हुआ करते थे वो बच्चों को इसलिए काम पे लगा लेते थे कि आगे जाके जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको काम करना होगा इसी तरह की फैक्ट्री में, तो उनको पहले से ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है। देन प्रोटेस्ट मूवमेंट, मीनिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट का कि ये प्रोटेस्ट भी होने लगा था। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ नो में मैम। नहीं? ओके। प्रोटेस्ट होने लगे थे, जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थी मेनली तो उसको लेकर के होने लगे थे, कानून को लेकर के होने लगे थे, इनको राइट्स नहीं मिलते थे प्रॉपर, उस चीज़ को लेके होने लगे थे। मीनिंग industrialization led to greater prosperity for some, but in the initial stages it was linked with poor living and working condition of millions of people, including women and children. This sparked off protest which forced the government to enact laws for regulating conditions of work. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अपने साथ में कई सारी अच्छाई के साथ में कई सारी बुराइयां भी लेके आया, जिसकी शुरुआती स्टेज के अंदर बहुत ही ख़राब वर्किंग कंडीशंस थी कई सारे लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली विमेन और बच्चों के लिए। इससे क्या हुआ, विरोध होने लगा इन
पुअर वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, और गवर्नमेंट को कानून बनाने पड़े जिससे वो अच्छी कंडीशंस, एक प्रॉपर कंडीशंस जो है काम करने की, वो प्रोवाइड करवा सकें। कानून के तहत फैक्ट्रीज़ को इस चीज़ के लिए बाउंड करें कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे काम करवाएं और इतने से इतनी उम्र के लोगों से ही काम करवाएं। Then Ludism 1811 and 17 fought for the workers affected by new machines. It was led by the charismatic General Ned Ludd. Its participants demanded a minimum wage, control over the labor of women and children, work for those who had lost their jobs because of the coming of machinery, and the right to form trade unions so that they could legally present these demands. अब एक लूडिज्म करके इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा था, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट बेसिकली उन मशीन्स के खिलाफ था जिन्होंने कई सारे वर्कर्स की नौकरी छीन ली थी। अब ये डिमांड कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एक मिनिमम वेज डिसाइड होना चाहिए, और विमेन और चिल्ड्रन की वर्किंग कंडीशंस जो है वो ठीक होनी चाहिए, और जिन लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है या नई मशीन्स के आने की वजह से उनको काम मिलना चाहिए, और हमारे ये सारे हक जो हैं ये लीगली ड्राफ्ट होने चाहिए। ये सारी इनकी डिमांड्स थी। और इस चीज़ को चला कौन रहा था, एक इनके लीडर थे बहुत ही अच्छे, जनरल नेड लड। उनके नाम के पीछे इसको लुडिज्म बोला गया है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? The government reacted by repression and by new laws that denied people the right to protest. For this reason, they passed two combination acts and supported corn laws. Through the Act of 1833, more children were put to work in coal mines. इसका रिजल्ट ये हुआ, गवर्नमेंट ने कॉम्बिनेशन एक्ट लिया है और उन्होंने इनकी सारी डिमांड्स को मना कर दिया, और जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उस चीज़ का भी इन्होंने हटा दिया कि भाई आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, इकट्ठे 50 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते बिना किसी इंफॉर्मेशन के दिए हुए, और आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1833 के अंदर और भी ज़्यादा बच्चों को कोल माइंस के अंदर लगाया जाने लगा। फिर है रिफॉर्म्स law. Laws were passed in 1819 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories and limiting the hours of work of those between the ages of 9 and 16 to 12 hours a day. अब यहाँ पे कई सारे कानून लाए गए 1819 के अंदर, जिसमें ये बोला गया कि 9 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, और जो 9 साल से बड़े हैं और 9 से 16 साल के बच्चे हैं वो सिर्फ 12 घंटे ही काम करेंगे किसी भी फैक्ट्री में। The Mines and Collieries Act of 1842 banned children under 10 and women from working underground. ये नया एक्ट आया 1842 के अंदर, इसमें बैन कर दिया था बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्रीज में, और औरतें जो है वो अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगी। देन फिर एक और इन्होंने कानून बनाया। The 10 hours bill was introduced in 1847. After more than 30 years of agitation, it limited the hours of work for women and young people and secured a 10-hour डे मेल फॉर वर्कर्स। इस बिल के तहत 1847 के अंदर काफ़ी समय से जो चली आ रही थी, 30 साल से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व किया। इन्होंने एक वुमेन और जो यंग लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलर आवर्स जो है लिमिटेड आवर्स में काम करने के लिए तय हुआ, और जो मेल वर्कर्स थे वो भी अब सिर्फ 10 घंटे ही काम करने वाले थे। Fielders Factory Act in 1847 prohibited children and women from working more than 10 hours a day. नया एक्ट आया 1847 के अंदर, इसमें ये बोला गया कि बच्चे और औरतें जो हैं वो 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। In 18th century, England witnessed the agricultural revolution and the process of enclosure. 18th century के अंदर इंग्लैंड के अंदर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और प्रोसेस ऑफ एनक्लोजर जो है वो उन्होंने देखा, विटनेस किया। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये कंप्लीट कर लेते हैं द डिबेट। Until the 1970s, the historian used the term Industrial Revolution for the changes that occurred in Britain from 1780s to 1820. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वही टाइम पीरियड बताया गया है कि 1780 से 1820 के बीच में। From then it was challenged on various grounds. Industrialization had actually been too gradual to be considered a revolution. ये भी बोला गया कि इस दौरान ये जिसको रेवोल्यूशन बोला गया, इससे पहले ही चीज़ें इस तरह की हो रही थी कि वो भी रेवोल्यूशन के अंडर आ सकती थी, लेकिन पर्टिकुलरली इसी टाइम पीरियड को रेवोल्यूशन बोलना सही नहीं है। It carried process that already existed towards new levels. England had changed in a regional manner, prominently around the cities of London, Manchester, Birmingham, Newcastle, rather than throughout the country. इंग्लैंड पूरी कंट्री चेंज नहीं हुई थी इस रेवोल्यूशन के अंदर, सिर्फ कुछ सिटीज़ जो थी वही इम्प्रूव हुई थी, तो इसको रेवोल्यूशन आप नहीं करार दे सकते।
Indicators of economic change occurring before and after 1815-20 suggest that sustained industrialization was to be seen after rather than before these dates. अब indicators ये भी चीज़ें हमारे सामने हैं कि 1815 से 20 के पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, इस डेट से पहले भी कई ऐसी चीज़ें हो रही थी जो हमें इंडिकेट कर रही थी कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका है. द वर्ड इंडस्ट्रियल यूज विद द वर्ड रेवोल्यूशन इज टू लिमिटेड, और इंडस्ट्रियल शब्द का इस्तेमाल करना रेवोल्यूशन के साथ में ये बहुत ही छोटा है. द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड बियॉन्ड द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल स्फीयर एंड इनटू सोसाइटी एंड गेव प्रोमिनेंस टू टू क्लासेस, द बर्गियोजी एंड द न्यू क्लास ऑफ प्रोलिटेरियन लेबरर्स इन टाउन्स एंड द कंट्री साइड. अब ये ऐसा क्यों कहा गया है कि लेबरर्स जो ये वर्ड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को साथ में यूज़ करना छोटा है, क्योंकि इसके साथ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आए थे. सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं आए थे, इकोनॉमिकली आए थे, सोसाइटी में आए थे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया था और दो क्लासेस में बढ़ गए थे लोग, द बर्गुआजी और दूसरी क्लास थी लेबरर्स की, जो टाउन्स और कंट्री साइड में रहते थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मंडे को पूछ सकते हैं. इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और टेक अवे पॉइंट्स आपके अपलोड कर दिए जाएंगे आपकी ऐप पे. ओके, थैंक यू मैम. वेलकम.